नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक की बात करते हैं, यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। आपको दोस्तों पता होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट होता है हम उस पर बल लगाते हैं यानी उसको धक्का देते हैं या कुछ करते हैं तो अपनी जगह से दूसरी जगह पर खिसक जाता है, यानी कि विस्थापित हो जाता है या उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पिंडों पर बल लगाने या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसको यांत्रिकी या मैकेनिक्स कहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भार, वेट। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। यानी कि पृथ्वी जो है किसी वस्तु पर जितना अधिक आकर्षण बल लगाती है तो वस्तु का भार वही उतना ही अधिक होता है। ठीक है, तो भार जो है यह एक सदिश राशि होती है। द्रव्यमान। किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु या पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है और यह एक सदिश राशि होती है। दूरी, डिस्टेंस। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अप्रत्यक्ष मार्ग की लंबाई होती है। दूरी में केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता है और यह एक अदिश राशि होती है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। प्रारंभिक और अंतिम दूरियों के बीच सबसे कम दूरी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि प्रारंभिक बिंदु यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच जो सबसे कम दूरी होती है उसको विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। परिमाण के साथ दिशा की भी इसमें आवश्यकता होती है। चाल। किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसमें केवल परिमाण होता है और यह एक अदिश राशि होती है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल बराबर होता है चली गई दूरी बटे समय। वेग। वस्तु का वेग, उसमें प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन होता है। यानी कि आपने किसी समय में कितना विस्थापन किया या एक जगह से दूसरी जगह तक गए हैं। परिमाण के साथ इसमें दिशा भी होती है, अतः एक सदिश राशि है वेग। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, यानी कि विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम दिए हैं। जो न्यूटन का प्रथम नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह निरंतर गतिमान ही रहेगी। यानी कि जब तक उस पर हम कोई बाहरी बल लगा के उसको रोकते नहीं हैं तो उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको क्या करते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। किसी वस्तु पर आरोपित बल F, उस वस्तु में द्रव्यमान m तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। F = m × a। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। इसे क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यानी कि जब आप किसी टेबल पे अपना हाथ तेज से मारेंगे तो जब आप टेबल पे हाथ मारेंगे तो उसमें क्या होगा, टेबल पे तो आप चोट देंगे ही लेकिन उसका कुछ असर आपके हाथ पे भी पड़ेगा। इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। शक्ति अथवा सामर्थ्य। किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, यानी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, इसे वॉट भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। आपको पता है सिंपल टूल हम किस लिए यूज़ करते हैं। जैसे कोई एक प्लायर है तो किसी वायर को सीधा करना हो तो वो बड़ी आसानी से सीधा कर देता है, हमारे काम को बहुत आसानी से कर देता है। तो जो साधारण यंत्र होते हैं उनका प्रयोग हम कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो बे विकल्प बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग, अगर कोई व्यक्ति है वो चाहे सांस अंदर की ओर ले या सांस बाहर की ओर छोड़े, जो सेंसिटिव तराजू होता है उस पर हमेशा उसकी रीडिंग घटेगी। तो बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन जो है वो अपकेंद्रण पर कार्य करता है। अपकेंद्रण यानी कि अपकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की तरफ को फेंकता है, और दूसरा होता है इसका अपोजिट बल होता है अपकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या करता है अंदर की तरफ फेंकता है। तो हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रक्षालन मशीन का कार्य प्रणाली का सिद्धांत है। तो जैसे प्रक्षालन मशीन का कार्य प्रणाली का सिद्धांत अपकेंद्रीकरण है। तो हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश वेक्टर नहीं है। तो आयतन में दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, जबकि वेग, विस्थापन और बल में दिशा की आवश्यकता होती है। तो आयतन जो है हमारी अदिश राशि है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो संवेग जो है वो सदिश राशि है, बल्कि जबकि दाब, कार्य और ऊर्जा अदिश राशि है। तो ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो विस्थापन जो है वो सदिश राशि यानी कि विस्थापन में दिशा की आवश्यकता होती है, जैसा भी अभी मैंने आपको पहले पर पढ़ाया भी है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग यानी कि मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बल गुणनफल है। तो बल जो होता है वो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है बल गुणनफल है, तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हों तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी 6, यानी कि हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि घन का आयतन होता है L3। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि। ऊर्जा संरक्षण से आशय होता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको खत्म किया जा सकता है, यानी कि डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हवाओं की ऊर्जा होती है। तो केवल गतिज, बहती हुई हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो गतिज ऊर्जा जो है परिवर्तित होती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है। तो आपको पता होगा जो न्यूटन का जड़त्व का नियम है, यानी कि जब कोई वस्तु एकदम से चल देती है तो हमारा क्या होता है, शरीर का ऊपरी हिस्सा रुका रहता है और नीचे का हिस्सा उस गतिमान वस्तु के साथ आगे की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, तो यह गति के जड़त्व के नियम के कारण होता है। तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उसमें कथन दिया हुआ है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ
पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण दिया है इसका, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता। तो इसके विकल्प देख लीजिए, यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसमें जो बी विकल्प दिया है वो बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण लेकिन नहीं है। क्या होता है जब कोई घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई व्यक्ति गति नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है। हालांकि पूर्णतः घर्षण रहित सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने को गति में ला सकता है। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, विपरीत दिशा में वह गति करने लगेगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन है, भरी हुई गाड़ी कार को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार जब गाड़ी चल देती है तो चलने के बाद घर्षण कम हो जाता है। तो हमारा सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आज का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।